गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारा पाठ वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। कल हमने बेटा इस पाठ में सबसे पहले वर्ण की परिभाषा जानी थी कि वह ध्वनि चिन्ह जिनके और खंड नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। ओके, फिर हमने ये जाना था वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं। व्यंजन हमने ये पढ़ा था कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमने स्वर और व्यंजन के भेद भी जाने थे। स्वर के भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, अ, ई, उ और री 4। दीर्घ जिनको बोलने में दो मात्रा का या ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ 7 होते हैं। उसके बाद प्लुत स्वर, ये वही सारे स्वर होते हैं बेटा 11, लेकिन इनको जब बोला जाता है तो इनको थोड़ा लंबा खींचा जाता है ना। किसी को पुकारते या गाते समय इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें प्लुत कहते हैं, है ना। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि स्वरों की मात्राएं होती हैं। हर स्वर के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है जिसे मात्रा के रूप में लगाया जाता है। ओके, साथ ही हमने ये जाना था कि ऊ तथा ऊ की मात्रा को व्यंजन के पैरों में लगाया जाता है, लेकिन र के पीछे लगाया जाता है। जब र के पीछे गांठ वाली मात्रा हो तो वो बड़े ऊ की है, और बिना गांठ वाली मात्रा हो तो वो छोटे ऊ की, है ना। ठीक है ना, रू और रू। ठीक, री का प्रयोग संस्कृत के शब्दों में होता है ना, कि तत्सम शब्दों में होता है, और तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग री से ऋषि की तरह ही होता है, ऋतु, ऋषि, ऋण। लेकिन हिंदी के शब्दों में उसको हम र पे ई की मात्रा री के रूप में लिखने लग जाते हैं। ओके, जब र को व्यंजन से पहले जोड़ा जाता है तो उसे वो आधा होता है ना, व्यंजन से पहले आने पर, और उसे अगले व्यंजन के सिर पर लगाते हैं, उसे रेफ की मात्रा कहते हैं। धर्म, कर्म, शर्म। ओके, और र को जब व्यंजन के साथ जोड़ते हैं, है ना, तो वो आधा र होता है, व्यंजन पूरा होता है। जैसे ग्रह, तो यहाँ ग आधा है, र पूरा है। सिर्फ रेफ की मात्रा में र आधा होता है, बाकी पैरों में लगने वाला जो र है वो पूरा होता है। वो जिस व्यंजन पर लगा है वो व्यंजन आधा होता है। ओके, उसके बाद हमने अनुस्वार पढ़ा था कि केवल नाक से जो हवा निकलती है वहाँ अनुस्वार है। अंक, गंगा, लंगूर। अनुनासिक, नाक और मुंह से जो हवा निकलती है वो अनुनासिक। अयोगवाह, वे ध्वनियाँ जो न स्वर है न व्यंजन है, लेकिन अ के योग से बोली जाती है। विसर्ग, ह के समान उच्चारण और दो बिंदियों के रूप में वर्णों के पीछे लगता है ना। आगत ध्वनि, अंग्रेजी की ध्वनि है जो हिंदी में आई है, और अंग्रेजी शब्दों के ऊपर केवल चंद्र के रूप में यूज आती है। चॉकलेट, टॉफ़ी, ऑफिस, डॉक्टर। ओके, फिर हलंत हमने पढ़ा था कि ये व्यंजन के नीचे लगने वाली एक छोटी सी डंडी के समान होता है, जो इंगित करता है कि ये स्वर, ये व्यंजन आधा है, स्वर रहित है। ओके, उसके बाद हम व्यंजनों की तरफ चले थे बेटा। तो हमने व्यंजनों में ये जाना था कि जो स्वरों की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं, और व्यंजन जो होते हैं बेटा 33 होते हैं। ओके, इन्हें स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म में बांटा जाता है। मैंने बताया था क, च, ट, त, प, ये जो 25 हैं, ये इस वर्ग वाले, ये स्पर्श है, क्योंकि इनको बोलते समय हवा जो है वो मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करके बाहर निकलती है। दूसरा अंतस्थ है, जो गले से अंदर से आवाज़ आती है, य, र, ल, व। जब हम बोलेंगे तो हमारे गले के इस भाग में कंपन होता है, य, र, ल, व। ठीक, और ऊष्म के लिए मैंने बताया था कि अपने मुंह के आगे अगर हाथ ले जाएं तो गर्म हवा आती है, श, श, स, ह। क्यों? क्योंकि जब इन्हें उच्चारित किया जाता है तो मुंह हवा जो है वो बहुत रगड़ के खाकर बाहर निकलने से गर्म हो जाती है। अतः ऐसा मानते हैं कि ये गर्म व्यंजन गर्मा गर्म बाहर निकलते हैं, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ओके, फिर स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक, उसके पश्चात हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े थे कि दो व्यंजनों को जोड़कर नया जो व्यंजन बना है वो संयुक्त व्यंजन है। शत्रज्ञ श्र। द्वित्व व्यंजन, एक समान आधा और पूरा अक्षर द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर
एक आधा अलग और पूरा अलग, है ना, मच्छर मक्खी, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण क वर्ग कंठ्य, च वर्ग और य और श तालव्य, तालु से बोला जाता है। च छ ज, हमारी टंग है ना वो तालु पर टच करती है। ओके। मूर्धन्य, मूर्धन्य तालु के मूर्धा भाग से, तालु बेटा हमारे मुख का पूरा ऊपर वाला जो गोर पोर्शन है वो तालु है ना, लेकिन मूर्धा उसमें जो शीर्ष बिल्कुल टॉप है, सेंटर, उसे मूर्धा कहते हैं। तो जब हम बेटा ट ठ ड ढण बोल कर देखो, जब हम ट ठ ड ढण बोलते हैं, हमारी टंग जो है ना वो अंदर की तरफ बिल्कुल टॉप पर जाकर टच होती है ना, वो मूर्धा है। वर्ड से मतलब मसूड़े, जो हमारे, है ना, तो जब हम स ज, तो टंग जो है हमारी दांतों पर नहीं लग के दांतों के नीचे जो हमारी जो गम्स जो बोलते हैं, है ना, उन पर जाकर लगती है। ओके। दंत्य दांतों पर लगने वाले, त थ द धन, टंग जो है हमारी दांतों पर टक टक करेगी। ओष्ठ्य प फ ब भ म, होठ आपस में जुड़ते हैं, है ना। दंतोष्ठ व और फ, दांत पर भी और नीचे का होठ भी व फ, देखो, है ना। तो ये जिस तरह से उच्चारित होते हैं, ह स्वर यंत्री जो होती है हमारी, ये आप इसको क्या बोलते हो, है ना, स्वर यंत्र जो है ना, उसमें से आवाज़ आती है। और नासिका य ण न म, नाक में से टन 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 आवाज़ आती है, वो नासिक कहलाते हैं। ठीक है। ये बेटा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है ना। मुझे पता है तुम में से बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बैठेंगे, है ना, तो उन परीक्षाओं के लिए इस तरह का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और उस वक्त जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें बहुत उलझाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, इन्हें अभी से अपने साथ लेकर चलिए। कोई पूछे कि क वर्ग, तो क वर्ग हमारा कंठ्य है ना, च वर्ग तालव्य है, तो इससे कठिनाई बिल्कुल नहीं रहेगी और हम फटाफट उत्तर दे पाएंगे। उसके बाद श्वास के आधार पर उच्चारण करते हुए दो प्रकारों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण, है ना, कि बोलने में समय कितना लगता है, हमारी वायु कितनी लगती है। कम वायु लगेगी, कम सांस लगेगी, अल्पप्राण, ज़्यादा सांस लगेगी, महाप्राण, है ना। तो अल्पप्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की कम मात्रा का प्रयोग होता है, अल्पप्राण। इसमें बेटा हर ग्रुप का, गचटप जो ग्रुप था ना, उसका पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे क है तो पहला क, तीसरा ग और पांचवा अंग। ठीक है। तो हर जो क च ट त प 5 वर्ग हैं उसके 3 3 3 वर्ग इसमें आएंगे और यर लव इसके अंदर आएगा। ओके। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है, तो दूसरा और चौथा व्यंजन और साथ में ही श स स ह जो हमारे ऊष्म व्यंजन है वो इसमें आते हैं। ठीक। प्रयत्न के आधार पर कि हम बोलने में कितनी कोशिश करते हैं, तो वो अघोष और सघोष। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होती, उन्हें अघोष कहते हैं। पहले वर्ग का पहला तथा दूसरा क ख, है ना, ट ठ च छ, ठीक, नॉर्मल बोल दिया हमने। लेकिन क ख ग ग ग, है ना, जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे डन डन डन, च छ, है ना, च छ ज ज य, यहाँ पर ये जो है ना हमारी, इस जगह यहाँ पर वाइब्रेशन होता है। क ख ट ठ ड ड ण कि अगर एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन बेटा कैसे भी किया जाए तो कुछ फील नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करें तो यहाँ पर कंपन होता है। तो स्वर यंत्री में कंपन नहीं होगा, वो अघोष होगा, पहला तथा दूसरा व्यंजन। सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। ठीक है। अघोष 13 होते हैं। ओके। अब है वर्ण विच्छेद, बचपन की सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, वर्णों को अलग अलग करना, है ना, वर्ण में से मात्रा अलग निकाल कर लिखना। ओके। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बाकी क म ल में से तो निकाल लोगे, क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ, लेकिन आश्चर्य यहाँ ध्यान रखना है, आ को अ और आ अलग नहीं करना है। आ अपने आप में एक स्वर है, आ आएगा। श है, अब देखो श के पीछे इसकी डंडी नहीं है तो ये आधा श है। आधा श कैसे लिखेंगे? हलंत के साथ। च को हलंत के साथ, फिर च में अ भी मिला हुआ है, उसको लिखेंगे
अब मैंने कहा था जो रेफ की मात्रा है वो आधा र है, तो र लिख के रेफ लगाओगे, लेकिन पीछे कोई भी स्वर नहीं लिखोगे क्योंकि वो आधा है। फिर य और अ, ठीक है ना। ऐसे ही देखो परिश्रम में श्र है तो श और र, और फिर अ मिला हुआ है, तो यहाँ पे देखो श र अ, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और वर्ण विच्छेद का जस्ट उल्टा वर्ण मेल, कि अलग अलग आपको वर्ण दिए हैं, उनको मिलाकर आपको नया शब्द बनाना है। ओके, उसमें भी वही टेक्निक्स ध्यान रखनी है कि कहाँ पर आधा र आएगा। जैसे देखो कर्म, तो क फिर र के नीचे हलंत नहीं है मतलब आधा है, तो ये म के ऊपर लगेगा। ओके, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर है बेटा वर्तनी। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है पीछे चलना। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, इसका लेखन ध्वनियों के अनुरूप चिन्ह, मतलब हम जैसे जैसे बोलते हैं उसके पीछे पीछे चलते हुए हम लिखते हैं। मैंने बोला लिखो राम, तो आपने र लिखा, फिर आ की मात्रा लगाई, फिर म लिखा, मतलब जैसे जैसे मैं बोलती गई तुम मेरे पीछे पीछे चलते गए। हम डिक्टेशन करवाते हैं, मैं आंसर लिखवाती हूँ, तब ऐसे ही करते हैं ना कि मैं बोल रही हूँ आप लिख रहे हो, जैसे ही मैंने अक्षर बोला तुम वो लिखते हो ना, उसे वर्तनी कहते हैं। ध्वनियों के अनुसार आए लिपि चिन्हों को वर्तनी कहते हैं। और वर्तनी के प्रयोग का निर्धारण विद्वानों के मान्यता प्राप्त शिष्टमंडल द्वारा, मतलब हम चाहें कि हम कोई फिक्स कर दें कि अ को ऐसे लिखेंगे, हम नहीं कर सकते बेटा। एक मान्यता प्राप्त एक मंडली होती है शिष्टमंडल, उसके द्वारा ही ये सारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कुछ जो हम बचपन में लिखते थे उससे थोड़ा सा तुम्हारे इसमें चेंज आ गया है बेटा, वो अभी आपके यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है। मैं बहुत बार क्लासों में तो समझाती हूँ, यहाँ अब आपको देखना है कि अ जो पहले हम ऐसे लिखते थे अब नॉर्मल ए है, आ भी हम ऐसे लिखते हैं। जो ख था वो पहले हम अलग लिखते थे र और व, तो अब वो ख क्या होता है बेटा, उसको पूरा पीछे से घुमा के हुए उस व के नीचे ले जाके लगा देते हैं। ओके, ऐसे ही द्य विद्यालय, तो अब हम ये द्य नहीं लिख के द और य लिखते हैं, द आधा हलंत के साथ और ये। और जय को भी पहले हम भ लिख के और उसके नीचे पूछ बनाते थे, तो अब इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये मानक रूप है। अभी इन रूपों को क्योंकि ये पुस्तकों में आते हैं गलत नहीं ठहराया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रचलन में आने लगे हैं। ओके, ठीक। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें लिखने समय। मानक वर्तनी डेफिनेटली कि जो फिक्स है वही लिखेंगे, हम हमारे मन से नहीं लिख सकते। संयुक्त अक्षरों में हलंत लगाकर लिखें, ठीक। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को पाई हटाकर संयुक्त रूप से लिखें, है ना, कि जब खड़ी पाई वाले अक्षर होते हैं उनको जब आधा करते हैं तो उसकी खड़ी पाई हटा देते हैं। पत्ता। क्रय तथा क्री और श्रय तथा श्री में अंतर समझें। ओके, क में पदेन की मात्रा है और क्री में री की मात्रा है ना। संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर नहीं लिखा जाता, है ना। लड़की ने, कमरे में, ये जो हमारे कारक चिन्ह है ये संज्ञा में नहीं जुड़ते हैं, सर्वनाम में जुड़ते हैं। मैंने, तुमको, उसको, तुमसा, ये सब जुड़ते हैं, संज्ञा में नहीं जुड़ते, है ना। ओके, संयुक्त क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती हैं, जैसे पढ़ा करता था एक साथ नहीं लिखते। तुलना सूचक शब्दों में योजक चिन्ह आता है, द्वंद्व समास में युग्म शब्द में और द्वित्व में योजक चिन्ह, है ना, बीच में डैश जो हाइफन है वो यूज़ करते हैं। कर क्रिया जोड़कर लिखी जाती है। पूर्णकालिक जो क्रिया है ना, मैं आकर सो गया, मैं खाकर नहाने गया, तो पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं उनमें कर जुड़ा रहता है। बलाघात तथा शिरोरेखा का उपयुक्त प्रयोग करें, अन्यथा शब्द का अर्थ बदल जाता है। ओके, जैसे बलाघात, यहाँ वहाँ जल सा है ना। अब यहाँ जल सा, और अगर हमने नहीं इसके साथ हलंत लगाया तो जलसा उत्सव हो जाएगा, और हलंत लगा दिया तो जलसा पानी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। ड तथा ढ का उच्चारण ड तथा ढ से भिन्न होना चाहिए। यदि बड़ा को बड़ा पढ़ा जाएगा और पड़ा को पढ़ा पढ़ा जाएगा तो गलत है। ओके, तो हमको समझ कर ही लिखना है, ठीक। उर्दू से आए शब्दों में क, ज, फ, है ना, नीचे बिंदी लगाई जाती है, इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। ओके, उर्दू के शब्दों में नुक्ता आता है, हिंदी के शब्दों में नुक्ता नहीं आता है, ठीक है। अब उच्चारण तथा वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण भाषा का बोलना और लिखना भी गलत हो जाता है। हम बोलेंगे गलत, लिखेंगे भी गलत। ओके, तो अब
हमें भाषा को सही बोलना और सुनना चाहिए। ठीक, जैसे आधीन, अधीन, बीमारी, बीमारी, क्योंकि, क्योंकि, सामाजिक, सामाजिक, ऐसा, सैर, कौन, दौड़, पैसा, हम पैसा बोलते हैं ना, पैसा है क्या, रॉन्ग है, पैसा। ओके, ऐसे ही शरण, गुण, प्राण, ओके, परीक्षा, वर्षा, कक्षा। ओके, तो ये हमें सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जब हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है मुख से तो स्वर है, और स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। ह्रस्व के उच्चारण में कम समय और दीर्घ के उच्चारण में ज़्यादा समय। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। अनुस्वार का प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी के रूप में लगाया जाता है। अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक से होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से और व्यंजनों के साथ होता है। व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म होते हैं। स्पर्श का उच्चारण स्थान विशेष स्पर्श करके होता है ना, अलग अलग जगह स्पर्श होकर हवा निकलती है। ओके, अंतस्थ का उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श नहीं करता। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा, गर्म हवा निकलती है। ओके, व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, श्वास के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ओके, ये है हमारा पाठ बेटा, वर्ण विचार। ओके, तो आज इस पाठ को आपको पूरा पढ़ना है और जो मुख्य परिभाषाएं हैं उनको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ओके बेटा, बाय।